हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज फिर स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सब्जेक्ट, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो इस सब्जेक्ट को आज फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग अपना पेन एंड नोटबुक लेके बैठ जाइए। बहुत ही अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को डील करने वाले हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे वैसे यदि हम इसको लिख लिख कर पढ़ाएंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। इसलिए वीडियो बनाने में कम टाइम लगेगा, यानी जो ड्यूरेशन होगा आपको पढ़ने में कम टाइम लगेगा, लेकिन हमें कंटेंट को डील करने में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि इसको पहले से हम टाइपिंग वर्क कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से पिक्चर जो भी हमको लगेगा उसको ऐड कर लेंगे, वो सब कुछ हम पहले से ही टाइप कर लेंगे। केवल ये हम एक्सप्लेन करेंगे, लिख लिख करके थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। और जो स्लाइड है ना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ मैसेज कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या है गाइज? देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बिल्डिंग में यूज होने वाले मटेरियल के बारे में स्टडी करना है। बिल्डिंग मटेरियल यानी उन मटेरियल के बारे में हमें स्टडी करना है जो बिल्डिंग में यूज होते हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंक्रीट का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम लर्न करेंगे। तो आप बताइए, बिल्डिंग में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं? जैसे आप किसी न किसी बिल्डिंग के अंदर ही बैठ के हमारे इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज किए गए हैं? जनरली 3 टाइप के मटेरियल यूज किए जाते हैं। पहला आपको मटेरियल होता है सीमेंटिंग मटेरियल। कौन सा मटेरियल होता है? सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी जैसे आपका सीमेंट हो गया, लाइम हो गया, जिप्सम हो गया, ये क्या होते हैं आपके सीमेंटिंग मटेरियल। दूसरे टाइप के मटेरियल होते हैं सॉलिड मटेरियल। कौन से होते हैं? सॉलिड। वो मटेरियल जो लोड को बियर करते हैं, जैसे कि आपका ब्रिक हो गया, इसके अलावा आपका क्या होगा, स्टोन हो गया, टिम्बर हो गया, ये क्या करते हैं, ये लोड को बियर करते हैं। तीसरा टाइप का मटेरियल होता है प्रोटेक्टिव मटेरियल। प्रोटेक्टिव मटेरियल्स वो मटेरियल जो हमारे जो दीवारें होती हैं ना, उन दीवारों के जो आउटर सरफेस होता है, दीवारों की जो बाहरी सतह होती है, वो वेदरिंग के कारण ख़राब ना हो, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए इन मटेरियल का यूज किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टिव मटेरियल। जैसे आपका पेंट होता है, वार्निश हो गया, डिस्टेम्पर हो गया, तो इन्हीं सभी मटेरियल के बारे में पढ़ना है। सीमेंटिंग मटेरियल, सॉलिड मटेरियल और प्रोटेक्टिव मटेरियल, इन सभी मटेरियल के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो हमारा जो कवर करने का जो पर्पज़ रहेगा, सबसे पहले तो हम कंप्लीट सब्जेक्ट को डिटेल में कवर करेंगे, यानी हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आप बोलेंगे भैया आप किस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे? देखो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा देंगे। उसकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। यदि आप व्यापम जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उसके भी हम क्वेश्चन करवाएंगे। यानी ऑल स्टेट के जो एई जेईई के क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली जेईई के क्वेश्चन, उन सभी को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। आप किसी भी स्टेट के जेईई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एक चीज़ मैं पहले से बता दूं, यदि मान लो आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो एसएससी जेईई से मान लीजिए आप स्टोन चैप्टर पढ़ रहे हो, स्टोन चैप्टर के मान लीजिए 5 टॉपिक आपने कवर कर लिया। अब एक ऐसा टॉपिक है जो एसएससी जेईई में नहीं आता लेकिन व्यापम जेईई में आता है, या फिर डीएमआरसी या फिर डीएफसीसीआईएल एग्जाम में आता है, तो क्या आप उस एग्ज़ाम के लिए अलग से कोचिंग करने जाओगे? नहीं। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उन सभी टॉपिक को हमें कवर करना है जो मोस्टली एग्जाम में आते हैं। मैंने हर एक स्टेट के जेईई और सेंट्रल जेईई एग्ज़ाम को एनालाइज किया है, उसके बाद मैंने सिलेबस को डिज़ाइन किया है कि उसके अंदर कौन कौन से हमें टॉपिक कवर करना है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सिलेबस क्या रहने वाला है? सिलेबस तो वही रहने वाला है, ब्रिक्स। ब्रिक्स एक क्या है? सॉलिड मटेरियल है जो लोड को कैरी करते हैं। स्टोन
ये भी सॉलिड मटेरियल है। रॉक्स, इनके बारे में स्टडी करेंगे। सीमेंट, लाइम, ये सीमेंटिंग मटेरियल है जिनके अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, इनको भी स्टडी करेंगे। एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे जो लोड को बियर करते हैं, कंक्रीट में यूज किए जाते हैं। एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, इनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे, टिम्बर के बारे में पढ़ेंगे, और आपके जो प्रोटेक्टिव मटेरियल होते हैं, पेंट, वार्निश और डिस्टेम्पर, इन सभी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। इस सिलेबस को आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा यदि हमें लगता है कुछ टॉपिक कहीं मिस हो रहा है तो उनको भी हम कवर कर लेंगे एज अ मिसलेनियस टॉपिक। तो आज जो अपना पहला चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा ब्रिक। तो ब्रिक को चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी ना हम क्या करने वाले हैं। ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या होती है? ईंटा, है ना, आपने नाम तो सुना होगा ईंटा। नाम क्या भैया, ये तो जनरली हर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला पॉपुलर मटेरियल है। यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला एक पॉपुलर सॉलिड मटेरियल है। तो नाम हर किसी को पता है, हर एक बच्चों को नाम पता है। तो ब्रिक्स के बारे में क्या पढ़ोगे? हम देखेंगे भैया ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, ब्रिक कैसे बनाई जाती है, हम ब्रिक के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं, एक अच्छे ब्रिक की क्या क्या क्वालिटी होती है, इन सभी टॉपिक को हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, ब्रिक क्या होता है, ब्रिक के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, ब्रिक कैसे बनाई जाती है, ठीक है। फिर उनके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, और क्या देखोगे डिफेक्ट के अलावा ब्रिक के अंदर कौन कौन से टेस्ट करते हैं, कितने टाइप की ब्रिक होती है, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ब्रिक का डायग्राम दिख रहा होगा। ये क्या होता है, ये जो बीच में गड्ढा सा दिख रहा है ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? फ्रॉग। क्या बोलते हैं? फ्रॉग। और ये आपकी ब्रिक है। तो ब्रिक की डायमेंशन कितनी होती है? जो ब्रिक की डायमेंशन होती है, ये वाली जो लेंथ होती है कितनी होती है? 19 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 19 सेंटीमीटर। और ये कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर। और ये वाला जो कितना होता है, ये वाला, ये भी 9 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। यानी उसकी विड्थ, हाइट और उसकी जो डेप्थ होती है ना, वो 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, यही होता है। आपको पता ही है ब्रिक का जो साइज होता है। तो ब्रिक के कई टाइप के साइज को हम डिस्क्राइब करते हैं, उनको देख लेते हैं। और ये जो गड्ढा सा दिख रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं फ्रॉग। क्या बोलते हैं? फ्रॉग। फ्रॉग क्यों बनाया जाता है अभी हम देखेंगे। तो देखो ब्रिक क्या होता है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला मोस्ट पॉपुलर, बहुत पुराने समय से यूज होने वाला मटेरियल है। यदि हम इसके साइज की बात करें तो जब हम ब्रिक बनाते हैं उस टाइम जो साइज होती है ना, उसमें क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से उसकी थोड़ी जो साइज होती है ना, ज़्यादा होती है। यानी 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर साइज ज़्यादा होती है। लेकिन जब उसी ब्रिक को हम जला देते हैं तो मॉइस्चर क्या होता है, निकल जाता है, ब्रिक हमारी सूखी होती है। उस टाइम पे जो साइज होती है ना, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो जिस जिस टाइम में मॉइस्चर होता है, जब ब्रिक की हम मोल्डिंग करते हैं पाँचे से, यानी मोल्ड से, उस टाइम जो साइज होती है उसे बोलते हैं नॉमिनल साइज। क्या बोलते हैं? नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज जो साइज होती है जहाँ जब ब्रिक में मॉइस्चर होता है तब होता है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। जब ब्रिक को हम जला देते हैं, है ना, उस टाइम जो साइज होती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड साइज या फिर मॉड्यूलर साइज, जो कि 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होता है। ये साइज एग्जाम में कई बार पूछी गई है, आपको पता होना चाहिए। जो ट्रेडिशनल ब्रिक होती हैं, उन ट्रेडिशनल ब्रिक की क्या साइज होती है? 9.5 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच। यानी ये लिखा हुआ है 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। इसको भी ध्यान में रखना, याद कर लेना। ट्रेडिशनल ब्रिक की साइज होती है।
और जो ब्रिक के अंदर जो फ्राग होता है, ये जो गड्ढा सा दिख रहा है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस गड्ढे की बात कर रहा हूँ। ये वाला जो दिख रहा है, ये आपका क्या होता है, फ्राग होता है। इसकी साइज कितनी होती है, इसकी साइज जो होती है 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू, ये आपका जो, एक मिनट आप देखिए इस डायग्राम में तो आपको अच्छे समझ में आएगा तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो ये वाला होता है ना, ये जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक, ये होती है 10 सेंटीमीटर। क्या होती है, 10 सेंटीमीटर। ये होता है 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये जो गहराई होती है ना, 1 से 2 सेंटीमीटर होती है, 1 से 2 सेंटीमीटर होती है। इस डायग्राम में देखिए, ये 10 सेंटीमीटर आपका ये होगा, 4 सेंटीमीटर ये आपका होगा, और ये जो गहराई है ना, अंदर वाली डेप्थ, वो कितनी होती है, 1 से 2 सेंटीमीटर होती है, 1 से 2 सेंटीमीटर। ये फ्रॉक की साइज है। तो फ्रॉक क्यों बनाते हैं, क्या हमें पड़ी हुई है कि हम फ्रॉक बनाएं ब्रिक में, क्यों गड्ढा सा धब्बा सा दे रहे हैं। देखो, फ्रॉक बनाने के दो पर्पज़ होते हैं। पहला पर्पज़ तो ये होता है कि जो ब्रिक है, ब्रिक के टॉप सरफेस में हम फ्रॉक बना देते हैं। तो फ्रॉक बनाने से क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरर होता है, जिस कंपनी की आपकी ब्रिक होगी ना, उसका हम नाम आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, नाम आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा पर्पज़ क्या होता है कि फ्रॉक प्रोवाइड्स केयर टू होल्ड मोटार, मोटार में, मोटार को पकड़ने का काम करता है। जब ब्रिक को मैशनरी में यूज करते हैं तो वहाँ मसाला आ जाता है, यानी जो फ्रॉक होता है ना, उसमें मसाला आ जाएगा, तो क्या होगा, उसमें स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसमें पकड़ ज़्यादा बढ़ेगी। दो पर्पज़ होते हैं। जो ब्रिक होता है उसको इंडेंट मार्क भी कह सकते हैं। इंडेंट मार्क इज प्लेस्ड ऑन द टॉप सरफेस ऑफ ब्रिक ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 से 2 सेंटीमीटर डेप्थ होती है, उसको बोलते हैं फ्रॉग। यानी ब्रिक के टॉप सरफेस में जो एक मार्क होता है, जिसकी साइज होती है 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 से 2 सेंटीमीटर, उसे फ्रॉग कहते हैं। और उस फ्रॉग का हमारा पर्पज होता है बनाने का, मोटार में अच्छी पकड़ बनेगी, केयर टू होल्ड मोटार। और जिस कंपनी की ब्रिक होगी जो बनाएगा, तो मैन्युफैक्चरर का नाम उसमें लिखा रहता है। ठीक है, ये आपका ब्रिक का मोटा मोटा आइडिया आपको हो गया है। ब्रिक की क्या साइज होती है ना। ब्रिक के ऊपर जो गड्ढा सा बना होता है वो फ्रॉग कहते हैं। तो इनको ध्यान में रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ब्रिक को हम क्लासीफाई करते हैं, ब्रिक को हम कई टाइप से क्लासीफाई करते हैं। जैसे आपको पता है, जैसे आप स्कूल या कॉलेज में जब रहते हैं, उस टाइम की बात करें तो आप स्कूल में रहते हैं तो कहते क्या बोलते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इस तरीके से कुछ डिस्क्राइब कर देते हैं। इसी तरीके से कुछ कर देते हैं ना। जब मैं 10th क्लास में था, मैं अपनी हालत बता रहा हूँ उस टाइम में क्या ना, 3 सेक्शन होते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में वो बच्चे आते थे ना जिनके 9th क्लास में 70% से ऊपर परसेंटेज होता था। 9th सेक्शन ए में वो बच्चे आते थे जिनका परसेंटेज 70 से एबव होता था। 70 से 50 के बीच जिनका परसेंटेज रहता था, सेक्शन बी में आते थे। 50 से जिन्हें कम रहता था, सेक्शन सी में आते थे। उसी तरीके से कुछ हम ब्रिक की क्वालिटी के आधार पर क्लासीफाई करते हैं, ब्रिक के क्वालिटी के आधार पर क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, जनरली ब्रिक को हम 4 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। आपको बोर नहीं होना है, ठीक है ना, सब कुछ लिखा हुआ है, एक बार अच्छे से सुन लो, पीडीएफ को एक बार रीड कर लेना, सब कुछ याद हो जाएगा। और एक बात बताऊं, जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होगी ना, उसका हम एक फ्लो डायग्राम बना के आपको दे देंगे। यानी जो आप 25 से 30 पेज में एक सब्जेक्ट को, एक चैप्टर को पढ़ेंगे, उसको 1 या 2 पेज में हम अच्छे से बना के दे देंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, रिवीजन करने के लिए, वो तो भी हम करके दे देंगे। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक हम पढ़ रहे थे, तो हम 4 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक, फोर्थ क्लास, या फिर इसका दूसरा नाम होता है झामा ब्रिक, या फिर इसका और एक नाम होता है ओवर बर्न्ड ब्रिक, ओवर बर्न्ड ब्रिक। ये 4 टाइप की ब्रिक होती है। तो जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है, फिर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी यदि हम बात करें तो देखो, फर्स्ट क्लास की जो ब्रिक होती है ना, वो जो ब्रिक होती है टेबल मोल्डेड होती है। कैसी होती है, टेबल मोल्डेड होती है। जब ब्रिक को हम मोल्ड करते हैं, मोल्ड करने का मतलब क्या है, जब हम ब्रिक को बनाते हैं, देखो मिट्टी है, मिट्टी में पानी उन्हें अच्छे से डाल दिए, इसके बाद फाँचे में डालते हैं मिट्टी को,
फिर उस फांचे पे जो निकालेंगे ईंटा को, यानी कच्ची ईंटा को कहाँ रखेंगे, टेबल में, तो एक टेबल मोल्डेड हो गया। जब ग्राउंड में रखते हैं तो ग्राउंड मोल्डेड होता है। तो जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है ना, वो टेबल मोल्डेड होती है। कैसी होती है, टेबल मोल्डेड होती है। और ये जो ब्रिक होती है, जब जलाते हैं ब्रिक को सुखाने के बाद, तो किल्फ में जलाई जाती है। कहाँ जलाई जाती है, किल्फ में। किल्फ क्या होती है, एक भट्टी होती है, तो भट्टी में जलाई जाती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है टेबल मोल्डेड होती है, भट्टी में जलाई जाती है। और जब भट्टी में जलाते हैं तो बहुत ही अच्छे से जलती है, वेल ब्रंट ब्रिक, है ना, बहुत ही अच्छे से जली हुई ब्रिक होती है फर्स्ट क्लास की ब्रिक। जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसके जो सरफेस होते हैं ना, बिल्कुल स्मूथ होते हैं एंड रेक्टेंगुलर होते हैं। जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है ना, ये डायग्राम में, ये आपकी फर्स्ट क्लास की ब्रिक है। ये वाली क्या है, आपकी फर्स्ट क्लास की ब्रिक है। इसके पूरे जो, देखो पूरा का पूरा अच्छे से रेक्टेंगुलर है। इसमें थोड़ा बहुत डिटेरियोरेशन है तो सेकंड क्लास में आ जाएगी। तो अच्छा, सरफेस क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से स्मूथ होना चाहिए और रेक्टेंगुलर होना चाहिए। रेक्टेंगुलर एक दूसरे के पैरेलल भी होना चाहिए, ठीक है। जो ब्रिक के एजेस होते हैं ना, एजेस, ये 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। देखो यहाँ, ये वाला, ये ऐसे सीधे होने चाहिए बिल्कुल 90 डिग्री में। इसकी बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास की ब्रिक की प्रॉपर्टी ये है। और ये जो ब्रिक का कलर होना चाहिए ना, बहुत ही अच्छे से लाल कलर, डीप रेड कलर होना चाहिए। उस ब्रिक में किसी भी तरीके का क्रैक नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके के क्रैक नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम क्रैक्स। और ब्रिक में किसी भी तरीके के धब्बे नहीं होने चाहिए, किसी भी तरीके के लम्फ नहीं होना चाहिए। जो पत्तियां होती हैं ना पेड़ पौधों की, वो कुछ भी नहीं होनी चाहिए। दे शुड फ्री फ्रॉम चिप्स, इफ्लोरेंस, फ्लाज, लम्फ ऑफ एनी काइंड। और जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है, यदि उसको हम 24 घंटे के लिए पानी में डुबो दें तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है ना, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आप फर्स्ट क्लास की ब्रिक को पानी में डुबो देते हैं 24 घंटे के लिए, फिर देखते हैं कि उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कितना हुआ है, तो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि आप ब्रिक को लेकर के आपस में रिंगिंग करते हैं, यानी आपस में स्ट्रक करते हैं, टकराते हैं, तो उसकी साउंड कैसी होनी चाहिए, रिंगिंग की आवाज़ आनी चाहिए। जैसे मेटल को टकराने की आवाज़ आती है ना, वैसे आवाज़ आनी चाहिए। जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसकी एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 100 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर से लेकर के 125 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है, तो पूछा गया है कि जो ब्रिक होती है फर्स्ट क्लास की, उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, तो 100 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 10 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे बोलते हैं ना, 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्या बोलते हैं, 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो हम लिखते हैं 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक की प्रॉपर्टी आपको बहुत बोरिंग लगी होगी, हमें पता है, लेकिन बहुत ही सिंपल है यार। देखो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए, जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है, उस ब्रिक में उसके जो पाइज है ना, बढ़िया से रेक्टेंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए। ब्रिक को यदि आपस में टकराते हैं आप, तो रिंगिंग की आवाज़ आनी चाहिए, रिंगिंग साउंड आना चाहिए, ठीक है। दो चीज़ हो गया। तीसरी चीज़ ये है कि उसमें किसी भी तरीके के क्रैक नहीं होने चाहिए, किसी भी तरीके के क्रैक्स नहीं होने चाहिए, उसमें किसी भी तरीके के लम्फ नहीं होने चाहिए, ठीक है। कोई भी लम्फ, चिप्स कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई भी तरीके का धाग धब्बे नहीं होना चाहिए। जो उनके एजेस होते हैं ना, वो 90 डिग्री पे होने चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इतना तो होना ही होना चाहिए, तभी इसको फर्स्ट क्लास की कैटेगरी में रखते हैं। यानी ब्रिक है, ब्रिक की कुछ क्वालिटीज़ हैं, यदि एक क्वालिटी फुलफिल करता है तो वो ब्रिक क्या होगा, फर्स्ट क्लास की ब्रिक। क्या होगी, फर्स्ट क्लास की ब्रिक, ठीक है। अगला है सेकंड क्लास की ब्रिक। देखो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। आपने जो भी फर्स्ट क्लास की प्रॉपर्टी है
वो तो होना ही होना चाहिए। सेकंड क्लास ब्रिक आर सेम ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक एक्सेप्ट डिस्कस बिलो। कुछ चीज़ें हैं जो सेकंड क्लास में आ जाती हैं। और टेबल मोल्डेड था तो ये ग्राउंड मोल्डेड, ठीक है। भट्टी में उसको भी जलाते थे, किले में इसको भी जलाएंगे। इसमें थोड़ा मोड़ा डिस्टॉर्शन अलाउ रहता है सेकंड क्लास में, लेकिन फर्स्ट क्लास में कोई डिस्टॉर्शन अलाउ नहीं रहता। इस चीज़ का ध्यान रख लेना आप। इसमें जो वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है ना, जो वाटर को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी है 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसमें 22% तक अलाउ रहता है, और उसमें 20% तक अलाउ रहता था। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसमें 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और उसमें कितना था 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और बाकी की सेम प्रॉपर्टी है। इसका जो यूज करते हैं सेकंड क्लास की ब्रिक का, वो हिडन ब्रिक वर्क में करते हैं, यानी इंटरनल वाल जो होती हैं। जैसे आपका मकान है तो इसके अंदर की जो वाल होगी, एक्सटर्नल वाल हो गई और इंटरनल वाल है। तो इंटरनल वाल में जो यूज होता है वो सेकंड क्लास की ब्रिक यूज होती है, यानी हिडन ब्रिक वर्क में, ठीक है। जिसमें आपको प्लास्टर या कोटिंग करना ज़रूरी हो जाता है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें डिस्टॉर्शन रहता है। अच्छा, ये फर्स्ट क्लास के ब्रिक है, उसका यूज आपने बताया नहीं भैया। देखो, उसका यूज तो हम खुले आम वातावरण में कर सकते हैं। एक्सपोज्ड ब्रिक वर्क यानी वातावरण में अच्छे से यूज कर सकते हैं। जो हमारे इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, जिसमें रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क हो गया, उस केस में किसका यूज करोगे आप? फर्स्ट क्लास के ब्रिक का यूज करोगे ना। तो ये यूज होते हैं इसके। तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। अब हम बात करते हैं थर्ड क्लास। थर्ड क्लास में क्या है, थोड़ा सा क्वालिटी फिर कम होगी। ये भी ग्राउंड मोल्डेड होता है, जिसको इसको हम क्लैंप में जलाते हैं। किल्न और क्लैंप में क्या अंतर होता है, जब हम बर्निंग प्रोसेस पढ़ेंगे ब्रिक का तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें भी रेडिश कलर रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा येलोपन, यानी उसमें थोड़ा सा येलोपन भी अलाउ रहता है। जब हम ब्रिक को आपस में डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें डल साउंड आती है, अच्छे से रिंगिंग साउंड नहीं आती है। और इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन 25% तक अलाउ रहता है। और इसका अनइम्पोर्टेंट वर्क में, जो इम्पोर्टेंट वर्क नहीं होता उसमें यूज करते हैं। तो ये थर्ड क्लास की ब्रिक की क्वालिटी हो गई कि थोड़ा सा पीलापन अलाउ रहता है। जब हम ब्रिक को आपस में स्ट्रक करते हैं, टकराते हैं, तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, थोड़ा डल साउंड रहती है। वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से ज़्यादा नहीं होता है, 25%, ये 25% तक अलाउ रहता है। गाइस, कई बार बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, सॉरी फॉर दिस। और कैन बी यूज्ड फॉर अनइम्पोर्टेंट वर्क, यानी जो अनइम्पोर्टेंट वर्क होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है तो फर्स्ट क्लास की ब्रिक लाएंगे ना यार। आज अनइम्पोर्टेंट वर्क है उसमें थर्ड क्लास की ब्रिक आप यूज कर सकते हो। अगले टाइप का जो है फोर्थ क्लास की ब्रिक। अब फोर्थ क्लास की ब्रिक को हम बोलते हैं ओवन ब्रंट ब्रिक, यानी ज़्यादा जली हुई ईंटें, ज़्यादा जली हुई ईंटें, ठीक है। और इसको झामा ब्रिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? झामा ब्रिक। और इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है, 40 MPa होती है, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है इसकी। इसीलिए इसको बोलते हैं हाई ड्यूटी ब्रिक। बहुत ज़्यादा लोड बियर करने की कैपेसिटी इसमें आ जाती है, इसे हाई ड्यूटी ब्रिक कहते हैं। देखो, जो फोर्थ क्लास की ब्रिक होती है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें सिलिका जो होता है ना, सिलिका जो 50 से 60% हम देते हैं जनरली ब्रिक में, ये पिघल जाता है। क्या होता है? पिघल जाता है। जब पिघल जाता है ना, इसका शेप बदल जाता है, पूरा शेप बदल जाता है। देखो, फोटोज होंगे तो मैं दिखाता हूँ। फोटोज ही नहीं लिया मैंने, आप देख लेना नेट पे जाके। ओवन ब्रंट ब्रिक यानी बहुत ही उसमें क्या है, डिस्टॉर्शन आ जाता है, मरोड़ आ जाता है उस ब्रिक में, ठीक है। तो उसका यूज़ कहाँ करोगे यार? उसका तो हम मैफनरी वगैरह में यूज़ कर नहीं सकते, उसको तोड़ करके ना, या फिर ऐसे जो फाउंडेशन वर्क होता है वहाँ हम इसका यूज़ कर लेते हैं। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है तो वाटर एब्जॉर्प्शन तो बहुत ही कम होगा, लेस देन 5% होता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली कि जो फोर्थ क्लास की ब्रिक है या फिर झामा ब्रिक है, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए? 5% से कम होता है। कहाँ यूज करते हो? फाउंडेशन वर्क में, है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, इसलिए हाई ड्यूटी ब्रिक कहते हैं। तो 4 टाइप की ब्रिक के बारे में मैंने स्टडी की, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। और यदि आप कन्वेंशनल एग्जाम देते हैं, एसएससी जेईई मेंस, तो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा आपको। तो इनकी प्रॉपर्टी को टेबल के फॉर्म में लिख करके याद कर लो। वो टेबल के फॉर्म में मैंने बना दी है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
देखो मैंने टेबल के फॉर्म में बना दी है। क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो ब्रिक के फीचर के बारे में हम देखेंगे, उस ब्रिक के शेप एंड साइज के बारे में जानेंगे। ठीक है कि भाई फर्स्ट क्लास ब्रिक की शेप साइज क्या होना चाहिए, सेकंड क्लास की ब्रिक की शेप साइज क्या होना चाहिए, फोर्थ क्लास के ब्रिक की शेप साइज क्या होना चाहिए। सरफेस एंड एजेस को देखेंगे, कलर को देखेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को देखेंगे, वाटर कितना सोखता है उसको देखेंगे, और प्रोसेस क्या होता है जलाने का। कुल मिला के आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, जितने भी पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 और ये यूज वाला 7 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला ध्यान रखना है फीचर। जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है ना वो टेबल मोल्डेड होती है। क्या होती है? टेबल मोल्डेड। सेकंड क्लास की भी टेबल मोल्डेड होती है। थर्ड क्लास की जो होती है ग्राउंड मोल्डेड होती है, और फोर्थ क्लास की टेबल मोल्डेड होती है। तो केवल थर्ड क्लास की ग्राउंड मोल्डेड होती है। फोर्थ क्लास की टेबल मोल्डेड होती है, वो तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से सिलिका पिघल जाता है, इसलिए डिस्टोर्शन उसमें आ जाता है। बाकी वो टेबल मोल्डेड होती है। जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक है उसकी जो साइज क्या हो, स्टैंडर्ड ही होगा यार, है ना, रेक्टेंगुलर होता है, यूनिफॉर्म होता है। इसमें थोड़ा सा डिस्टोर्शन आ जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया है इरेगुलर। और इसमें भी क्या है, शेप और साइज में क्या होगा, जो ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक होती है ना वो थर्ड क्लास वाली, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता शेप एंड साइज। और इसका भी यही गेम रहता है। सरफेस क्या होता है फर्स्ट क्लास का, स्मूथ होता है ना, पूरा एकदम शार्प होता है, स्ट्रेट होता है। सेकंड क्लास में क्या होता है, थोड़ा सा रफ रहता है, अनइवन रहता है, इसमें थोड़ा बहुत क्रैक भी अलाउ रहते हैं। और थर्ड क्लास में तो थोड़ा सा ज़्यादा ही चक्कर होता है यार, डिस्टॉर्शन अलाउ डिस्टॉर्टेड रहते हैं। और जो फोर्थ क्लास की है ना वो ज़्यादा ही जली हुई होती है, इरेगुलर एंड ओवर ब्रंट। कलर क्या होता है फर्स्ट क्लास की ब्रिक का, रेड कलर होता है, बढ़िया डीप रेड कलर रहता है। एक चलो ठीक है ये भी लाल कलर ही रहता है, और इसमें थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर अलाउ रहता है। और इसमें तो ब्लैक ही कलर भी आ जाता है फोर्थ क्लास की ब्रिक का। नेट में डाल के आप देख लेना फोटो कैसा दिख रहा है। हेलो जी, किवाड़ बंद कर दो, आवाज़ आ रही बाहर से। जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन है इसका 20% होता है फर्स्ट में, इसमें 22%, 25%, लेस देन 5%। क्रशिंग स्ट्रेंथ को ही बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये कितना होता है? 10.5 न्यूटन पर mm²। इसमें 7, इसमें 3, इसमें 40। इसको भी हम भट्टी में जलाते हैं, ठीक है। इसको भी हम भट्टी में जलाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन हो जाता है कई बार, ठीक है। जो थर्ड क्लास की ब्रिक होती है ना भट्टी में जलाते हैं, लेकिन कई बार तो ज़्यादा जल जाती है, कई बार कम जल जाती है। और जो फोर्थ क्लास की है ना इसमें ज़्यादा ही जल जाती है। जो थर्ड क्लास की ब्रिक है इसमें ज़्यादा भी जल सकती है ब्रिक, कम भी जल सकती है। यानी ज़्यादा जली हुई ईंटें और जो अधपकी हुई ईंटें होती है अंडर बर्न्ट, यानी जो अच्छे से पक नहीं पाती, वो थर्ड क्लास में आ जाती हैं। लेकिन जो फोर्थ क्लास में जो आता है ज़्यादा जली हुई ईंटें इस क्लास में आती हैं। अच्छा, जो परमानेंट अच्छा काम है, सुपीरियर वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है, उसमें फर्स्ट क्लास की ब्रिक का यूज़ करेंगे। जो इंटरनल वाल हैं जिसमें हिडन ब्रिक वर्क होता है ना, हिडन ब्रिक वर्क यानी जो ब्रिक जो दीवारें अंदर की होती हैं, सेकंड क्लास की यूज़ कर लेंगे। जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं उसमें थर्ड क्लास का यूज़ कर लेंगे। और जो हाई ड्यूटी ब्रिक होती है फोर्थ क्लास की, उसका फाउंडेशन वर्क में यूज़ कर लेते हैं। कहाँ यूज़ कर लेते हैं? फाउंडेशन वर्क में। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोबारा क्या क्या रिपीट करें, वही एक बार आप अच्छे से देख लेना, याद हो जाएगा। वैसे भी क्वेश्चन करोगे तो और याद हो जाएगा। अच्छा, ब्रिक को मैंने क्लासीफाई किया है अकॉर्डिंग टू उसकी क्वालिटी, उसकी प्रॉपर्टी, है ना, उसको फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी स्ट्रेंथ वगैरह को देख के मैंने क्लासीफाई किया। और ब्रिक के क्लासिफिकेशन और तरीके से होते हैं, कुछ कोड हैं, उन कोड की हेल्प से मैंने ब्रिक को क्लासीफाई किया है। मैंने नहीं किया है, ये सब आपके जो बहुत पहले से क्लासिफिकेशन हुआ है उनको जो हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो जो अगला आप हेडिंग बनाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक अकॉर्डिंग टू BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्लासिफिकेशन, जस्ट मिनट गाइज, देखो यार पानी गिर रहा है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, ये वीडियो है आपका, आज से कौन सा तारीख है? 21 जुलाई। बहुत दिनों बाद बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ा बहुत आवाज़ भी आ रही होगी।
तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक अकॉर्डिंग टू BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम ब्रिक को क्लासीफाई करने जा रहे हैं। तो कितने टाइप से ब्रिक को हम क्लासीफाई करेंगे। तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, उसने ब्रिक का एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला, अलग अलग ब्रिक का अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आया, उसी के अकॉर्डिंग उसने क्लासीफाई कर दिया। जो कोड है एच पर 10077/1976 एक कोड है, इसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ब्रिक की 3.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये कोड भी और ये वैल्यू भी। किस कोड के आधार पर ब्रिक की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए, एक कोड याद रखना। और मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक किससे कम नहीं होना चाहिए, 3.5 न्यूटन पर mm² से। ठीक है, तो मतलब ब्रिक को क्लासीफाई किया गया है और उसके बाद उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को क्लासीफाई किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। क्लास डिजिग्नेशन और एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस में है, न्यूटन पर mm² में है, न्यूटन पर mm² यानी मेगा पास्कल में है। यदि क्लास 35 जो ब्रिक है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 35। क्लास 20 इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ये 30 होना चाहिए। क्लास 20 नहीं जी, क्लास 30 होगा, क्लास 30 का 30 होना चाहिए। क्लास 25 का 25, 20 का 20, 17.5 का 17.5, 15 का 15, 12.5 का 12.5, 10 का 10, 7.5 का 7.5 एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए, 5 का 5 और क्लास 3.5 का 3.5। तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 3.5 और मैक्सिमम तो कितनी होती है, 35 तो है ही। तो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएगा कि क्लास 7.5 ब्रिक का जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कितना होना चाहिए, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है जो क्लास है ना वही उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। क्लास 10 है तो उस ब्रिक की एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, 10 न्यूटन पर mm²। क्लास 5 है तो उस ब्रिक की एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, क्या है, 5 ही है। तो जो जिस क्लास का है उसकी वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यहाँ बताना जरूरी था तो मैंने बता दिया। अच्छा, अलग तरीके से और ब्रिक को हम क्लासीफाई करते हैं, वो है अपना दूसरा कोड। उस कोड के अकॉर्डिंग अपना एक अलग से कोड है 3102 और 1955। इसके अकॉर्डिंग जो ब्रिक का क्लासिफिकेशन है वो कैसे है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि एच पर 10077/1976 के अकॉर्डिंग ब्रिक को कितने टाइप में क्लासीफाई किया गया है। तो जो अभी मैंने पढ़ा है 35 से लेकर के क्लास 3.5 तक, ठीक है। और इसके आधार पर ये जो कोड है आपका 31021965 के आधार पर जो ब्रिक को क्लासीफाई किया गया है वो इस तरीके से किया गया है। देखो, ये आपका क्लास है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और ये वाटर एब्जॉर्प्शन है। हम एक बोलेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो H1 क्लास की ब्रिक है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होगा। तो H1 जो क्लास है ना इसका जो होता है 44 न्यूटन पर mm² और वाटर एब्जॉर्प्शन 5 होता है, उससे कम होता है। जो H2 क्लास की ब्रिक होती है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 44 न्यूटन पर mm² और वाटर एब्जॉर्प्शन 5 होता है। जो F1 क्लास की ब्रिक है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 17.5 न्यूटन पर mm², वाटर एब्जॉर्प्शन 12.0 होता है। F2 का 17.5 और वाटर एब्जॉर्प्शन 12 होता है। M1 क्लास की ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 होता है और वाटर एब्जॉर्प्शन 20 होता है, ठीक है। M2 क्लास का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या है, 7 है और वाटर एब्जॉर्प्शन 20 है। L1 क्लास का
3.5 है, वाटर एब्जॉर्प्शन 25 है, और रिलेटिव क्लास का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 3.5 है, वाटर एब्जॉर्प्शन 25 है। तो देखो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, 3.5 तो होना ही होना चाहिए, इससे कम तो अलाउ नहीं रहता। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बातें हमको देखने को मिल रही है इस टेबल में कि जैसे जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है तो वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक गोइंग टू रिड्यूस, तो क्या होगा, जो आपका ओ है यदि ये रिड्यूस होता है तो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ये पता चल रहा है कि जब ब्रिक की औकात कम होती है, ताकत कम होती है, तो फिर पोरोसिटी होगी, सिंपल सी बात है यार, तभी ना स्ट्रेंथ कम होगी। ब्रिक की स्ट्रेंथ कम कब होगी, जब उसमें वॉइड्स होंगे, पोर्स होंगे, है ना, तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, तो उसमें वाटर तो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर आएगा, तो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा सोखेगी, इसलिए वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो जैसे मान लीजिए H1 है ना, तो H का याद रख लोगे आपको दोनों का याद हो जाएगा, H1 H2। F का याद रख लोगे तो F1 F2 का याद हो जाएगा। आपने क्लास F का याद रख लिया तो 17.5 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्प्शन 12। इसी तरीके से इस टेबल को आपको लर्न भी करना है, और इस टेबल की सहायता से मैंने कॉन्सेप्ट को भी लर्न किया। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा। भाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब ज़्यादा होगा, आपका ये वाला ज़्यादा होगा, तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा, क्योंकि वाइड्स भी नहीं होंगे तो पानी ब्रिक कम सोखेगी, सिंपल सी बात है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कब कम होता है, जब वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, यानी उसमें वाइड्स होंगे। तो इस क्लासिफिकेशन को भी ध्यान में रखना, 3102195 के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है। ओके, ठीक है। तो टेबल तो कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है यार, आप याद कर लोगे हमें लग रहा है। H1 H2 F1 F2 M1 M2 F तो है। अच्छा, जो ब्रिक होती है ना, एक अच्छी क्वालिटी की, हम कहते हैं कि जो गुड ब्रिक है, हम कैसे कहेंगे कि गुड ब्रिक है, अच्छी क्वालिटी की ब्रिक है, फिर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक्स। हालांकि जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, वही प्रॉपर्टी यहाँ भी हम पढ़ेंगे, वही भी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक्स, साइज एंड शेप जो होना चाहिए ना, ब्रिक का यूनिफॉर्म होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है, जो ब्रिक का साइज एंड शेप यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। साइज क्या होता है जनरली, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। जो कलर होता है रेड कलर होना चाहिए, डीप रेड कलर होना चाहिए, डीप रेड कलर होना चाहिए, ठीक है। फाउंडनेस, यानी दो ब्रिक को यदि आपस में हम स्ट्रक करें, टकराएं, तो साउंड कैसा आना चाहिए, मेटालिक साउंड आना चाहिए, रिंगिंग साउंड आना चाहिए, रिंगिंग। हार्डनेस प्रॉपरली होना चाहिए, पूरी ब्रेक में होना चाहिए। टेक्सचर रफ होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन 20% अलाउ रहता है, कितना, 20%। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 MPa। एक गुड क्वालिटी ब्रिक की ये प्रॉपर्टी है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक्स। हम एक ब्रिक को अच्छी तब कहेंगे जब ये प्रॉपर्टी फुलफिल होगी। तो फर्स्ट क्लास की ब्रिक की जो प्रॉपर्टी है ना, वही प्रॉपर्टी इसमें भी है, कोई अलग से नहीं। अच्छा, जो ब्रिक होते हैं, उस ब्रिक को जो हम बनाते हैं उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट, जिससे आप बताओ समोसा, आप समोसा खाते हो तो समोसा में कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिला होता है, आटा यानी मैदा होता है, उसमें आलू होता है, फिर उसको हम जब फ्राई करते हैं तो ऑयल होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। मान लो मोटा मोटा 3 इंग्रेडिएंट हैं। सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है, मैदा उसमें होता है, फिर आलू होता है, फिर ऑयल होता है। उसी तरीके से जब हम ब्रिक को बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। उन इंग्रेडिएंट को पढ़ेंगे, इंग्रेडिएंट क्या है जिससे मिलकर अपनी ब्रिक बनी हुई है, दैट्स इट। तो आप एक टेबल बना लीजिएगा,
है ना। यदि आप फाँत के फाँत लिख रहे हैं तो आप टेबल बना लीजिए। पहले कॉलम में आप रखिए इंग्रेडिएंट को, दूसरे कॉलम में रखिए कि उस इंग्रेडिएंट के कितने परसेंटेज होने चाहिए ब्रिक में, उन इंग्रेडिएंट के कितने परसेंटेज होने चाहिए ब्रिक में। पहला आपका इंग्रेडिएंट है सिलिका। सिलिका यानी सैंड, फार्मूला क्या होता है FiO2। ये 50 से 60% ब्रिक में होता है। एल्यूमिना, एल्यूमिना का फार्मूला होता है Al2O3, ये 20 से 30% होता है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 5 से 6% होता है। मैग्नीशिया, मैग्नीशिया 1% से कम होता है। और ऑर्गेनिक मैटर कितने होते हैं 1%। तो इन सभी इंग्रेडिएंट, ये सभी इंग्रेडिएंट ब्रिक में होता है। सबसे ज़्यादा होता है आपका सिलिका और सबसे कम होता है मैग्नीशिया। अब इन इंग्रेडिएंट का क्या रोल होता है ब्रिक में वो भी हम देखेंगे, लेकिन इसकी एक ट्रिक है कि आपको ध्यान में कैसे रहे कि ब्रिक के कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं। तो आप सालिम, सालिम आप नाम याद रख लेना। अब एक किसी लड़का या लड़की का नाम हो सकता है, यहाँ हम कोई कमेंट नहीं करने वाले, ठीक है। सालिम, एफ का मतलब क्या हो गया सिलिका, ए का मतलब हो गया एल्यूमिना, एल का मतलब हो गया लाइम, आई का मतलब हो गया आयरन ऑक्साइड, एम का हो गया मैग्नीशिया। सालिम जो 5 है, ऑर्गेनिक मैटर भी तो आ जाता है। तो एफ का सिलिका, सिलिका 50 से 60%, एल्यूमिना 20 से 30%। जो लाइम है आपका, लाइम कितना होता है, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, ऑर्गेनिक मैटर। ओके, यहाँ कुछ मिसिंग है क्या, ठीक है, अभी हम देख लेंगे। सिलिका 50 से 60%, एल्यूमिना 20 से 30%, लाइम भी 5 से 6% ही होता है। जस्ट मिनट उसको हम चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा ये डाउट क्लियर रहेगा। लाइम 10% से कम होता है। जो लाइम होता है ना, इस टेबल में लिखने को भूल गया है, आप लोग साइड में लिख लेना। जो लाइम होता है, लाइम वो 10% से कम होता है। क्या होता है, 10% से कम होता है। मेरी ट्रिक और फुलफिल नहीं हो रही थी, है ना। एफ का मतलब सिलिका, ए का मतलब एल्यूमिना, एल का मतलब लाइम, आई का मतलब आयरन ऑक्साइड, एम का मतलब मैग्नीशिया। तो सिलिका 50 से 60%, एल्यूमिना 20 से 30%, लाइम 10% से कम, आयरन ऑक्साइड 5 से 6%, मैग्नीशिया 1% से कम। तो ये आपको ध्यान में रखना है कितनी परसेंटेज होनी चाहिए यार, है ना। और इंग्रेडिएंट के नाम सालिम याद रख लेना, याद आ जाएगा। अच्छा, इन इंग्रेडिएंट का क्या रोल होता है ब्रिक में, ये भी तो जानना चाहिए। इन इंग्रेडिएंट का क्या रोल होता है, कौन श्रिंकेज को रोकता है, कौन प्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, कौन हार्डनेस को कम करता है, कौन ब्रिक को कमज़ोर बनाता है। इनका सबका अलग अलग रोल होगा, तो उनको देख लेते हैं। जो सिलिका होता है, सिलिका, सिला, सिलिका यानी पैंड, है ना। ये क्या होता है FiO2, ये 50 से 60% होता है। कितना होता है, 50 से 60% होता है। देखो, जो हम अभी ब्रिक की स्टडी कर रहे हैं ना, उस स्टडी कर रहे हैं जो क्ले से बनी हुई ब्रिक होती है। क्ले, क्ले के जो साइज होती है ना 2 माइक्रोन से कम होती है। सॉइल कई टाइप से क्लासिफिकेशन होता है, उसमें जो क्ले होती है उसका जो साइज होता है 2 माइक्रोन से कम होता है, ठीक है ना भाई। सॉइल में तो सैंड, ग्रेवल, बोल्डर सब आ जाते हैं। वो जो क्ले होती है ना उसकी साइज 2 माइक्रोन से कम होता है, सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो जो ब्रिक अर्थ फूड कंटेन अबाउट 50 to 50% ऑफ सिलिका। जो जिस मिट्टी से हम क्या बना रहे हैं, ब्रिक बना रहे हैं, उसमें 50 से 60% सैंड होना चाहिए, है ना। मिलाते हैं हम 50 से 60% सैंड मिलाते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंटिंग क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड वार्पिंग ऑफ रॉ ब्रिक्स। जो सिलिका होता है, जो सैंड होता है, क्रैक को रोकता है, ब्रिक को श्रिंक होने से रोकता है। और जो कच्ची ब्रिक्स होती हैं जब मोल्ड करते हैं तो उसमें वार्प ना आए, मरोड़ ना आए, उसको भी रोकता है, ठीक है। और जो सिलिका होता है ये ड्यूरेबिलिटी को भी इफेक्ट करता है। यानी यदि सिलिका की मात्रा अच्छी है तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक अच्छी होती है,
सिलिका की मात्रा कम है तो ब्रिक की टिकाऊ यानी ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, कम होती है। ठीक है, अब क्या होता है देखो, अब मान लो ब्रिक में सिलिका बहुत ज़्यादा है, ब्रिक में सिलिका बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, जो कोहेजन होता है ना, कोहेजन क्या होता है देखो, कोहेजन एक ऐसी प्रॉपर्टी, देखो सेम टाइप के पार्टिकल के अंदर, सेम टाइप के पार्टिकल के अंदर एट्रैक्शन, जैसे क्ले है ना, क्ले का बहुत सारे पार्टिकल होंगे, उनके बीच जो एट्रैक्शन होता है वो कोहेजन होता है। एडहेजन क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल के बीच जो एट्रैक्शन होता है वो एडहेजन होता है। जैसे आप बोर्ड में चाक की हेल्प से लिख रहे हैं तो जो चाक के पार्टिकल बोर्ड में चिपक रहे हैं वो क्या है, वहाँ एडहेजन है। क्या है, एडहेजन है। ठीक है, कोहेजन क्या है, जैसे आप आटा लगा रहे हो तो जो आटा इकट्ठा हो रहा है ना उसमें कोहेजन है, क्योंकि आटे के पार्टिकल आपस में इकट्ठे हैं। आटा और जो पानी का बीच का गेम होगा वो क्या हो जाएगा, एडहेजन। और आटा के पार्टिकल यदि आपस में चिपक रहे हैं तो क्या है, कोहेजन। ठीक है, तो यदि हम एक्सेस मात्रा में सिलिका डाल देंगे तो कोहेजन कम हो जाएगा, और जब कोहेजन कम हो जाएगा यानी अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन कम होगा तो ब्रिक के पार्टिकल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जब अलग अलग होंगे तो क्या होगा, ब्रिक टूटेगी, ब्रिक क्या होगी, टूटेगी। ठीक है, ब्रिक क्या हो जाएगी, ब्रिटल बन जाएगी। ब्रिटल का मतलब क्या है, कमज़ोर हो जाना। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, कमज़ोर हो जाना। तो ये होता है सिलिका का रोल। सिलिका 50 से 60% होना चाहिए। सिलिका यदि प्रॉपर मात्रा में है तो श्रिंकेज को रोकेगा, क्रैक को रोकेगा, उसमें वार्पिंग नहीं आएगी। ठीक है, और यदि मान लो ज़्यादा हो गया तो कोहेजन को कम कर देगा, जिससे हमारी ब्रिक क्या होगी, कमज़ोर हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है। ये सिलिका का रोल होता है। अपना अगला जो इंग्रेडिएंट है वो एल्यूमिना। एल्यूमिना का फार्मूला क्या होता है, Al2O3। 20 to 30% इसको हम रहता है, 20 to 30% इसकी मात्रा रहती है किसमें, ब्रिक, जिस मिट्टी से हम ब्रिक बनाते हैं उसमें। ये प्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, किसे क्या करता है, प्लास्टिसिटी को बढ़ाता है। यानी जो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है, जिससे आप मोल्ड करते हो ना, सांचे में डालते हो तो जो उसमें चिपचिपापन या फिर क्या बोले, जो लसार होता है, जैसे मैं क्या बोलूँ यार, प्लास्टिसिटी का मतलब वही है कि यदि प्लास्टिसिटी कम होगी तो उसको आप मोल्ड नहीं कर पाओगे आसानी से, जो शेप देना चाहोगे वो शेप नहीं दे पाओगे। यानी प्लास्टिसिटी अच्छी होगी तो उसमें शेप आप अच्छे से दे सकते हो। जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं ना, उस मिट्टी की वो क्ले होता है, और क्ले की प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सॉइल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, ये प्लास्टिसिटी को बढ़ाता है। एल्यूमिना क्या करता है, प्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, जिससे मोल्डिंग करने में बहुत ही आसानी होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्थ विच इज इम्पोर्टेंट इन मोल्डिंग ऑपरेशन। मान लो ज़्यादा मात्रा में है तो क्या होगा, फ्रिंक हो जाती है ब्रिक हमारी, क्या हो जाती है, फ्रिंक हो जाती है। और जब हम ब्रिक को सुखाते हैं ना, उसमें भी क्या होता है, क्रैक, वार्प डेवलप हो जाते हैं, मरोड़ आ जाता है। एल्यूमिना का क्या रोल होता है, प्लास्टिसिटी को बढ़ाना। प्लास्टिसिटी का मतलब है कि आसानी से जो शेप हम देना चाहें दे सकें। यानी मोल्डिंग में, ब्रिक में क्या शेप देते हैं, मोल्ड करते हैं, तो मोल्डिंग ऑपरेशन में हमें हेल्प मिलती है। और ज़्यादा मात्रा में रहता है तो फ्रिंकेज होता है, और जब हम सुखाते हैं ब्रिक को उस टाइम पे उसमें मरोड़ आ जाता है। ठीक है, अगला जो आपका रहने वाला है इंग्रेडिएंट, लाइम। लाइम क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी मात्रा 5 to 10% अलाउ करते हैं ब्रिक अर्थ में। फ्रिंकेज को रोकता है ना, जब ब्रिक को सुखाते हैं तो उसमें फ्रिंकेज ना आए, इसको रोकता है। और मान लो ब्रिक क्ले में लाइम ज़्यादा मात्रा में है, उस टाइम में क्या होगा, उसमें लम्फ बन जाते हैं। ब्रिक्स में क्या बन जाते हैं, लम्फ बन जाते हैं, ब्रिक को पिघला देता है, और जिससे ब्रिक के शेप भी बदल जाते हैं। तो लाइम का मतलब क्या हुआ, लाइम का जो रोल होता है ये श्रिंकेज को रोकता है। ठीक है, और मान लो ज़्यादा मात्रा में हो गया तो क्या करेगा, ये ब्रिक को पिघला देता है, ये शेप को बदल देता है। अच्छा, अगले टाइप का जो इंग्रेडिएंट है वो आपका है आयरन ऑक्साइड। क्या है भाई, आयरन ऑक्साइड। ये 5 से 7% अलाउ करते हैं किसमें, हम ब्रिक में। ये रेड कलर प्रोवाइड करता है, जो ब्रिक को कलर प्रोवाइड करने का काम करता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है,
हार्डनेस को भी बढ़ाता है, ड्यूरेबिलिटी को भी बढ़ाता है और इम्परमेबिलिटी को बढ़ाता है। इम्परमेबिलिटी का मतलब क्या है, ब्रिक के आर पार पानी पास नहीं करेगा, है ना। इम्परमेबिलिटी को भी बढ़ाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो फिर थोड़ा सा कलर क्या ब्लैकिश हो जाएगा, थोड़ा सा कालापन आ जाता है। लेकिन जब 5 से 7% डालते हो तो बहुत ही अच्छा लाल कलर आता है, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड के बारे में आपको पता चल गया कि भाई ये कलर प्रोवाइड करता है, रेड कलर। ज़्यादा मात्रा में डालोगे थोड़ा सा ब्लैकिश कलर कर देता है। यदि आप प्रॉपर मात्रा में डालोगे तो रेड कलर देगा, स्ट्रेंथ देगा, ड्यूरेबिलिटी देता है, हार्डनेस देता है। ये आपका आयरन ऑक्साइड का रोल हो गया। अच्छा, अगला आपका इंग्रेडिएंट है मैग्नीशिया। मैग्नीशिया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये 1% से कम होता है, बहुत कम क्वांटिटी होती है। ये क्या करता है, ये येलो कलर प्रोड्यूस कर देता है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं रखते। मतलब देखो, हम मैग्नीशिया क्यों डालते हैं, हम डालते हैं ताकि श्रिंकेज ना आए, श्रिंकेज को रोकने के लिए। तो हम ज़्यादा नहीं डालते, अदरवाइज उसमें येलो कलर प्रोड्यूस हो जाता है। और बहुत ज़्यादा फिल्का हो जाता है ना तो ब्रिक को कमज़ोर ही बना देता है। तो ध्यान में रखना, मैग्नीशिया क्या रोल होता है, श्रिंकेज को रोकता है। ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो डीके कर देगा ब्रिक का, क्षरण हो जाता है ब्रिक में। तो आप जो भी पढ़ रहे हो ना, आपको 2 चीज़ पता होनी चाहिए यार। यदि आप एक रिजनेबल क्वांटिटी, यानी जो क्वांटिटी चाहिए, जितनी मांग है, जितनी क्वांटिटी अलाउ है, उतनी डालते हो तो क्या क्या आपको मिलता है। जैसे ब्रिक में यदि 20 से 30% एल्यूमिनियम हम डालते हैं तो प्लास्टिसिटी अच्छी मिलती है। ज़्यादा डालेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, ये जानना ज़रूरी है। इसी तरीके से कि जो क्वांटिटी अलाउ है उतना हम डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा डालेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, बस ये ध्यान में रखना होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहिए तो क्विकली रिवीजन करवा देते हैं। फिल्का, पीला यानी फैंड, है ना, FiO2 होता है, 50 से 60% होता है। ये क्रैकिंग को, श्रिंकेज को, वार्पिंग को रोकता है, ठीक है। फिल्का ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक को बढ़ाता है। ज़्यादा मात्रा में डालोगे तो कोहेजन कम होगा, जिससे ब्रिक कमज़ोर हो जाती है। एल्यूमिनियम प्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, जो मेन रोल है उसकी बात कर रहा हूँ, प्लास्टिसिटी को बढ़ाता है। ज़्यादा मात्रा में डालोगे तो क्या करता है, ब्रिक को श्रिंकेज डेवलप कर देता है, मरोड़ आ जाते हैं। लाइम का काम क्या होता है, श्रिंकेज को रोकना। ज़्यादा डालोगे तो उसमें लम्प क्रिएट हो जाएंगे। आयरन ऑक्साइड का काम होता है स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हार्डनेस प्रोवाइड करना। ज़्यादा डालोगे तो और काला कलर कर देगा। प्रॉपर मतलब 5 से 7% डालोगे तो लाल कलर रहेगा। मैग्नीशिया, मैग्नीशिया काम होता है श्रिंकेज को रोकना। ज़्यादा डालोगे तो ब्रिक को कमज़ोर बनाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है, वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। कोई भी डाउट आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है उसको आप ज्वाइन करके आप वहाँ पे डाउट को अपने पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।